हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। एक्सरसाइज 2.3 हमारी चल रही थी, जिसमें हमने पिछले दो वीडियो में क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद हम आगे रेशनल फंक्शन पर मूव करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी सीक्वेंस टूटे ना, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन से। फंक्शन की डेफिनेशन हमने समझी थी, डेफिनेशन नंबर 1। उसके बाद हमने डेफिनेशन नंबर 2 समझी थी, ठीक है। उसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद हमने एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11। उसके बाद रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन क्या होता है, ये समझा था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 किया था। फिर हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया था। तो ग्राफ में हमने सबसे पहले पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसके बारे में बात की थी, इसकी डोमेन, रेंज, इसका बिहेवियर कैसा है, ये सब बातें की थी। उसके बाद हमने एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसी का एक और जुड़वा भाई है वो बताया था। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन की हमने बात की थी। उसके बाद फिर हम आए थे पॉलिनोमियल फंक्शन पर। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था। उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, वो सब डिपेंड करता है a0, a1, a2 और n की वैल्यूज पर। लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें एक है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने समझा था। उसके बाद इसका भी एक जुड़वा भाई मैंने आपको बताया था, वो था हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद पढ़ा था हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी यहां पर ओवर हो गया था। अब हम पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। सबसे पहले तो रेशनल फंक्शन होता क्या है वो बात करते हैं। तो देखिए यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है रेशनल फंक्शन की, द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स, द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स where fx and gx are polynomial functions of x defined in a domain where gx is not equal to 0। रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन इस तरीके का होता है, ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स तरीके का होता है, जिसमें एफ एक्स भी एक एक्स का फंक्शन है, जी एक्स भी एक एक्स का फंक्शन है, और ये दोनों ही पॉलिनोमियल होने चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है हमको, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल फंक्शन। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन लग रही है एक, वो ये है कि यहाँ पर जो डोमेन है एक्स की, उसमें हमको एक्स की वो वैल्यूज हटा देनी है जहां पर ये जी एक्स 0 हो रहा है, ठीक है। एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड इन ए डोमेन वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसी डोमेन में डिफाइंड है जहां पर जी एक्स 0 नहीं है। मतलब जब भी हमारे पास इस तरीके का फंक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम x की वो वैल्यूज को हटा देंगे, x की उन वैल्यूज को हटा देंगे जहां पर ये 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं रेशनल फंक्शन के। जैसे कि हमने ले लिया यहां पर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हमने रखा न्यूमरेटर में। उसके बाद नीचे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल ये हो गया है, ठीक है। ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का हो गया है, जहां पर ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसको हम रेशनल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, अब यहां पर जो इसकी डोमेन होगी, उस डोमेन में, अब डोमेन तो क्या होगी, डोमेन सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन उन रियल नंबर में से हमको वो नंबर हटा देने हैं, वो एलिमेंट हटा देने हैं जो इसको 0 बना रहे हैं। तो देखिए इसको 0 कौन बनाएगा, अब ये एक क्वाड्रेटिक है, तो इसके जीरोस निकाल लीजिए, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यूज जहां पर ये 0 हो रहा है, तो हम वो वैल्यूज हटा देंगे जहां पर ये 0 हो रहा है। तो देखिए ये कहां पर 0 हो रहा है, कैसे चेक करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर जब आप फैक्टर मेथड लगाएंगे, ठीक है, फैक्टराइज करेंगे इनको, तो ये होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -2 एंड -3, ठीक। तो -2 और -3 x की वो वैल्यूज है जहां पर ये चीज 0 हो रही है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर यहां 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्लियर। तो ये चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2, -3। तो हम ऑल रियल नंबर में से -2, -3 इनको हटा देंगे, ठीक। तो ये होगी इसकी डोमेन। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। क्लियर। ऐसे आप बहुत सारे यहाँ पर रेशनल फंक्शन बना सकते हो, बस आपको यहाँ पर एफ एक्स को भी पॉलिनोमियल रखना है, न्यूमरेटर वाले को भी पॉलिनोमियल रखना है मतलब, और डिनोमिनेटर वाले को भी पॉलिनोमियल रखना है, और एक्स की वो वैल्यू हटा देनी है जहां पर
डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे रेशनल फंक्शन हम यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन ही पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें है 1/x। हम पढ़ेंगे यहाँ पर 1/x। क्लियर? ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में ना लिखकर डायरेक्ट मतलब ग्राफ ले रहा हूँ। जैसे कि पहले हमने आइडेंटिटी फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरीके से पढ़ा है, ठीक है। वो भी एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए हुए थे, y = x² और y = x³, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो एक ही बात है, मतलब वो उस एग्जाम्पल का आंसर ही एक तरह से, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम सीखेंगे y = 1/x। तो फंक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर कौन सा, y = 1/x, ठीक। तो पहले इसका बिहेवियर समझते हैं हम। इसका बिहेवियर कैसा है, देखिए ये क्या करेगा, वही ये फंक्शन क्या है, एक मशीन है, ठीक। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को अगर डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये उसका 1/x कर देगा। मतलब अगर हमने यहाँ पर 2 डाला तो ये 1/2 कर देगा, हमने 3 डाला तो ये 1/3 कर देगा, हमने -1.5 डाला तो ये -1/1.5 कर देगा, ठीक है। तो ये जो भी एलिमेंट हम डालेंगे उसका रेसिप्रोकल कर देगा, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोल सकते हैं हम। क्लियर? तो इसका बिहेवियर हमको पता चल गया। अब बात करते हैं इसके डोमेन की। डोमेन मतलब ये x की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है। अच्छा, ये रेशनल फंक्शन है या नहीं? ये रेशनल फंक्शन ही है भाई। यहाँ पर जो 1 है ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 1 को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में x है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल ही है, ये भी रेशनल फंक्शन ही है। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू हटा देनी है जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये 0 कहाँ पर होगा, ये x = 0 पर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डोमेन में क्या होगा, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक। यहां पर हम 0 को नहीं रख सकते, बाकी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। क्लियर हुआ? ये हो गया। अब रेंज की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। जैसा हमने पिछले ग्राफ में किया है वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, कुछ x की वैल्यूज लेंगे, उन पर y की वैल्यूज देखेंगे, उनको प्लॉट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, उससे हमको शेप पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिया वही x और यहाँ पर लिया मैंने fx, चाहे fx रखो या y रखो एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पर मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ -2 से 2 के बीच की ले रहा हूँ, ठीक है। आप जो मर्जी चाहो ले सकते हो, लेकिन ईजी रहता है कि हम ओरिजिन के आसपास वाली वैल्यूज लें ताकि हमको सही से पता चले। क्लियर? चलिए, तो देखिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले -2। तो जब x की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 1/-2। 1/-2 मतलब -1/2, -1/2 मतलब -0.5। तो fx की वैल्यू क्या आएगी, -0.5, ठीक। उसके बाद मैं रख रहा हूं यहां पर -1.5। -1.5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/-1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो 1.5 को मैं यहाँ पर रखूंगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -2/3, ठीक है। इजी कैलकुलेशन है, समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा y = -2/3। 2/3 होता है 0.67, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.67, जब हम यहाँ पर -1.5 को रखेंगे। क्लियर? अब मैं रख रहा हूँ -1, तो जब हमने -1 को रखा तो -1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-1 यानी कि -1, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1। उसके बाद मैं रख रहा हूँ -0.5, तो -0.5 अब जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, y = 1/-0.5। अब 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, भाई 0.5 क्या है, 1/2 ही तो है। तो यहाँ पर 0.5 की जगह हम रखेंगे 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, -2। क्लियर? उसके बाद अब 0 तो यहाँ पर रख नहीं सकते, तो अब हम रखते हैं यहाँ पर 0.5 पॉजिटिव वैल्यू। तो जब 0.5 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। भाई -0.5 पे -2 आ रहा था, तो 0.5 पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। उसके बाद हम रख रहे हैं 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, +1। 1/1 क्या होगा, 1। उसके बाद 1.5 रखेंगे तो क्या आएगा, वही 0.67 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 यानी कि 0.5, ठीक। तो ये वैल्यूज आ गई, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब क्या करेंगे, इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, और उनको मिला देंगे तो हमको शेप पता चल जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, तो वही x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। तो देखिए ये रही y एक्सिस और ये रही x एक्सिस, ठीक। हमें पॉइंट्स रखने हैं यहाँ पर
तो पॉइंट्स में रख रहा हूँ, देखिएगा पॉइंट्स में रख रहा हूँ यहाँ पर ये रहा मेरा 0.5, ठीक, उसके बाद 1, फिर आता है 1.5, फिर 2। स्केल आप जो चाहे ले सकते हो। स्केल का मतलब क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिए 0.5, ये डिस्टेंस मैंने क्या लिए 0.5, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट को मैं 0.5 के डिस्टेंस वाले पर रख रहा हूँ। जैसे कि 0.5 के बाद 0.5 आगे क्या है 1, उसके बाद 0.5 आगे क्या है 1.5, इसको बोलते हैं स्केल, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर बनाते हो तो आपको वहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट दिए हुए होते हैं, तो वो जो ब्रैकेट होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं। और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पर, तो वहाँ पर हम लिखते हैं स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हम लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अगर इसको हम 1 सेंटीमीटर माने इस डिस्टेंस को, तो मैंने इसको 0.5 लिया हुआ है। ये स्केल आप आपकी मर्जी हो वो रख सकते हो, ठीक है। तो हम हमारी डेटा के अकॉर्डिंग स्केल रखते हैं। क्लियर? चलिए, ये पुरानी क्लास की बातें हैं, आपको आई होप पता होगी, नहीं पता है तो अब समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर रखेंगे हम -0.5, ठीक। और आप चाहो तो इसका स्केल और इसका स्केल अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। जो पिछले मैंने ग्राफ बनाए वहां पर मैंने किया भी है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अब क्लियर हो गया होगा वो, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 0.5 रखा है तो आप यहाँ पर भी 0.5 ही रखो स्केल, वो आपकी मर्जी है। बस इस पर सेम होना चाहिए स्केल और इस पर सेम होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आएगा -1, फिर यहाँ पर आएगा -1.5 और यहाँ पर आएगा -2, ठीक। ये हो गया हमारे पास x एक्सिस पर एलिमेंट। अब y एक्सिस पर रखने हैं, तो y एक्सिस पर भी मैं वही रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 0.5 वाले रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यूज -0.5 से 0.5 तक ही जा रही है। मैक्सिमम -2 तक जाएगी, ठीक है, मिनिमम -2 तक जाएगी, क्योंकि -2 छोटा है। चलिए, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 0.5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 2, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आएगा -0.5, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -1.5 और यहाँ पर आएगा -2। क्लियर? चलिए, अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास, -2, -0.5, -2, -0.5। तो -2 ये रहा x, और y में -0.5 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ पर। क्लियर? ये पॉइंट आ गया। अब -1.5 और -0.67, -1.5 ये रहा और -0.67 कहाँ पर आएगा, -0.67 यहाँ पर कहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। 0.5 से 1 के बीच की चीज़ है ना, तो -0.67 हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ कहीं, ठीक। ये हो गया। उसके बाद -1, -1, तो -1, -1 कहाँ आएगा, ये रहा -1, ये रहा -1, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक। उसके बाद -0.5, -2, तो x -0.5 ये रहा और y -2 ये रहा, तो मतलब ये पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पर, ठीक। ये हो गया। उसके बाद 0.5, 2 कहाँ पर आएगा, 0.5 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 1,1 हमारे पास आएगा यहाँ पर, ये रहा। उसके बाद 1.5, 0.67, तो 1.5 और 0.67 हमारे पास यहाँ कहीं आएगा, ठीक। तो ये हो गया 1.5, 0.67। उसके बाद 2, 0.5, तो 2 ये रहा और 0.5 ये रहा, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, कुछ पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, तो इन सारों को तो एक साथ हम मिला नहीं सकते। यस, सारों को एक साथ नहीं मिला सकते, लेकिन इनको अलग और इनको अलग मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ कैसा आएगा। अब मैं इन पॉइंट्स को मिला रहा हूँ, तो जब इन पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो ये कुछ इस तरीके से आया, ठीक। और ये यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आया। इन ग्राफ्स को आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट बने हुए हैं। वैसे तो ये भी एक्यूरेट ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि हम रफली कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन नेचर है तो मिस्टेक तो होती है, लेकिन इतनी मिस्टेक नहीं है, मतलब गलत नहीं है, ये लॉजिकली गलत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का शेप आता है ये। क्लियर? तो ये हो गया 1/x का ग्राफ, y = 1/x का ग्राफ। अब इसका मतलब क्या है, क्या ये ग्राफ इतना ही है? नहीं भाई, यहाँ तो हमने कुछ एलिमेंट्स लिए थे, इसकी जो डोमेन है उसमें तो खाली 0 को छोड़कर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से चलता जाता है, यहाँ पर इस तरीके से चलेगा, यहाँ ऊपर भी इस तरीके से चलेगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा, भाई ये नीचे आएगा, देखिए यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से भी नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाकर कितना नीचे जाएगा, क्या ये इस एक्सिस को टच कर पाएगा? नहीं,
ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, 0, और 0 पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाएगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल इसके करीब आ जाएगा, लेकिन कभी भी इसको छुएगा नहीं। ये इसके करीब आ जाएगा लेकिन छुएगा नहीं। देखिए मैं आगे बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, आगे ये इस तरीके से जाएगा, ठीक। और अभी एक्स एक्सिस भी मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ यहाँ पर। ये अगर मैं एक्स एक्सिस को इस तरीके से बड़ा कर दूँ, ठीक है, वाई एक्सिस को भी मैं इस तरीके से अगर और नीचे कर दूँ, इधर भी अगर मैं बढ़ा दूँ, तो ये ग्राफ देखिए कैसे जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक। ये लेकिन ये कभी भी इस एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं। ऐसे ही वाई पर भी होगा, वाई पर भी ये ऐसे ही इसके पास जाएगा और बिल्कुल मतलब पास में चला जाएगा, लेकिन कभी भी इसको छुएगा नहीं, ठीक, इस तरीके से जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है भाई। y की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे कि यहाँ पर 2 थी, फिर 1.5 हुई, 1 हुई, 0.5 हुई। तो हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करेगी, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। देखिए यहाँ पर x को आप बड़ा नंबर रखेंगे, x को जितना बड़ा करेंगे आप, ये 1/x उतना छोटा होता जाएगा, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर? तो यहां से एक बात हमको ये पता चल गई कि इसकी जो रेंज होगी उसकी रेंज में 0 नहीं आएगा, इसकी रेंज में 0 नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ आएगा इसमें। देखिए मतलब 0 के जस्ट बाद वाली वैल्यू से लेकर 0 के जस्ट बाद वाली वैल्यू से लेकर ऊपर तक सारी वैल्यूज आएगी, क्योंकि ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मतलब 0 से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू आ रही है, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है। ये तो इसका मतलब हुआ। अब इसका मतलब देखो, तो यहां पर भी सेम काम हो रहा है, यहां पर भी ये ग्राफ इस तरीके से नीचे चलता रहेगा, लेकिन y एक्सिस को कभी भी छुएगा नहीं, ठीक। इधर भी ये चलता रहेगा, लेकिन x एक्सिस को कभी छुएगा नहीं। क्लियर? तो यहां पर भी ये वैल्यू देखिए, यहां पर भी ये वैल्यू कहां से आ रही है अब ये 0 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या है, 0 से जस्ट पहले वाला नंबर माइनस में कुछ नंबर होगा, मतलब बहुत ही छोटे नंबर के आगे माइनस लगा हुआ होगा। उसके बाद ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है नीचे तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक की सारी वैल्यूज आ रही है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, ठीक। उसके बाद 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज आ रही है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है। तो इसकी रेंज क्या हुई, अब देखिए मैं इसकी रेंज लिख रहा हूं, इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज होगी हमारे पास, इसकी रेंज होगी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, -∞ टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। यहां पर मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वही है, r-0 ही लिखा हुआ ये भी, ठीक है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ये मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, r-0। क्लियर? सारी रियल वैल्यूज आएगी रेंज में, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो ये मतलब आपको समझना है कि ये शेप इस तरीके से क्यों जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को क्यों नहीं छू रहा है। एक्स एक्सिस को ये इसलिए नहीं छू रहा है क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को छू लिया, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन यहां पर x की कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते हम कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। x को हम जब इनफाइनाइट रखेंगे, मतलब बहुत बड़ा नंबर रख देंगे, तब जाके ये 0 को अप्रोच करेगा, तब भी एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, तब भी 0 को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। इसीलिए ये ग्राफ जो है वो 0 को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से क्यों जा रहा है, ये यहां पर इस तरीके से इसलिए जा रहा है क्योंकि हम 0 तो रख नहीं सकते, लेकिन 0 के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा, 0 के जस्ट बाद वाला नंबर 0.000000 जितने 0 लगा सकते हो उसके बाद 1, जितने 0 लगा सकते हो उसके बाद 1, अगर वो नंबर हम यहां पर रखेंगे 0.000000 इस तरीके से अगर हम यहां पर कोई नंबर रखेंगे, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन जब करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। और इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है मतलब वो वाई एक्सिस पर नहीं है, वाई एक्सिस पर नहीं है मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो जा रहा है, ये वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये सिर्फ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा इनफाइनाइट को। क्लियर हुआ? बहुत ही बारीक चीजें हैं ये, पहली बार में हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिपीट करके देखिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भले एक दिन में एक ग्राफ सीखिए, लेकिन यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके ग्राफ से सॉल्व होंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया y = 1/x का ग्राफ, जिसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या है, r-0।
और रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, सिर्फ जीरो को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला ग्राफ। अगला ग्राफ है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, इसका बिहेवियर देखते हैं। ये पहले तो होता कैसा है, ये होता है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स भी लिख दूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो जब आप रिवाइज करो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसको बोलते हैं मोड। इसका मतलब क्या है, अब इसका बिहेवियर समझते हैं। इस मशीन को देखते हैं कि ये किस टाइप की मशीन है, ठीक है। तो देखिए ये इस टाइप की मशीन है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी वैल्यू हम डालेंगे, जो भी वैल्यू मतलब अब देखिए यहाँ पर हम या तो पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं या फिर नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं। तो इस मॉडुलस का काम क्या है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। अगर पॉजिटिव डालेंगे तब तो ये वही दे देगा वापस, अगर पॉजिटिव नंबर डाला तो ये वही वापस दे देगा। लेकिन अगर नेगेटिव डाला, अगर नेगेटिव नंबर डाला तो ये क्या करेगा, उस नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव एक्स्ट्रा दे देगा और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर डाला 2, पॉजिटिव नंबर डाला तो ये क्या दे देगा, हमको 2 ही दे देगा। अगर हमने यहाँ पर 3 डाला तो ये हमको 3 ही दे देगा। लेकिन अगर हमने कोई नेगेटिव नंबर डाला, सपोज -2, तो ये क्या करेगा, इस -2 को एक एक्स्ट्रा माइनस दे देगा और उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज देगा वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं। यहाँ पर जो भी नेगेटिव नंबर हम डालेंगे ये उसको पॉजिटिव करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर x डाला, देखिए अगर मैंने यहाँ पर x डाला और अगर x पॉजिटिव है, अगर मैंने x डाला और अगर x पॉजिटिव है तो ये हमको x ही बाहर दे देगा। और अगर यहाँ पर मैंने -x डाला, अगर मैंने यहाँ पर -x डाला तो ये क्या करेगा, उसको एक्स्ट्रा माइनस दे देगा और उसको भी पॉजिटिव कर देगा। क्लियर, चलिए बिहेवियर समझ लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ उसकी डोमेन क्या है। डोमेन मतलब x की कौन से वैल्यूज है जो ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हर एक वैल्यू ले सकता है, यानी कि ऑल रियल नंबर। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन तो हो गई हमारे पास R, हर एक रियल वैल्यू ये ले सकता है, ठीक है। रेंज, अब देखिए रेंज भी हम बता सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। भाई पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो ये वैसे के वैसे पॉजिटिव नंबर दे देगा, मतलब अगर 0 से बड़े नंबर हम डालेंगे तो ये वो के वही नंबर वापस दे देगा, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव नंबर तो रेंज में आ गए। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 आएगा हमारे पास, तो 0 भी इंक्लूड हो गया, मतलब 0 और उसके बाद वाले सारे पॉजिटिव नंबर तो आ गए। अब बात करते हैं जब नेगेटिव नंबर डालेंगे तब क्या होगा। तो जब नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं तब उनको भी ये पॉजिटिव करके बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर है ही नहीं, इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो भी नेगेटिव नंबर हम डालेंगे ये सबको पॉजिटिव करके बाहर निकाल देगा। तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, इसकी रेंज होगी ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, यानी कि 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पर 0 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट हम सेट में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 भी इंक्लूडेड है। इसी को दिखाने का एक तरीका और है, R प्लस 0। R प्लस क्या होता है, R प्लस सेट का नोटेशन है जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं, इसमें 0 नहीं होता, इसलिए 0 को अलग से ऐड किया हुआ है। क्लियर, तो ये इसकी रेंज होगी। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, उन पर वैल्यूज देखते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए अब इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखिए इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, fx इज इक्वल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव एलिमेंट डालने पर तो वही एलिमेंट को बाहर निकाल रहा है, लेकिन नेगेटिव नंबर डालने पे क्या कर रहा है, ये उसको एक्स्ट्रा नेगेटिव देकर पॉजिटिव बना रहा है। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे अब अलग अलग इंटरवल में। देखिए जब x मेरा ग्रेटर देन 0 है, जब x मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या कर रहा है, ये x को ही वापस दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा x लेस देन 0 है, अगर मेरा x नेगेटिव है तो ये क्या कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा माइनस दे रहा है, उसको एक्स्ट्रा माइनस दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने नेगेटिव नंबर डाला, जब मैंने नेगेटिव नंबर डाला तो ये क्या कर रहा है, इसको एक्स्ट्रा नेगेटिव दे रहा है, इसको एक्स्ट्रा नेगेटिव देगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या देगा ये -x, ठीक है। मतलब x लेस देन 0, x लेस देन 0। अब देखिए 0 से छोटा कोई भी x -2,
तो जब मैंने -2 डाला तो ये क्या करेगा, उस -2 को, अब यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, ये समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। x की वैल्यू मैंने आपको सोचने को बोला, 0 से छोटी को x की वैल्यू सोचिए, तो 0 से छोटी आपने x की वैल्यू सोची -2, ठीक है, और -2 को आपने यहाँ पर डाला, तो ये क्या कर रहा है, उस -2 को एक्स्ट्रा माइनस दे रहा है, तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +2। ऐसे करके हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो x है, अब मैंने माइनस को छुपा दिया, ये x -2 सोचा है आपने, तो इस -2 के आगे जब ये माइनस लगेगा तब वो +2 आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, क्लियर। और अगर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो ये वैसे की वैसे वापस कर देगा। अगर 0 से बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू सोचें, जैसे कि 3 सोचा, तो वो 3 का 3 वापस कर देगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 3 डाला ये 3 दे देगा, अगर -3 डाला तो ये -3 के आगे एक माइनस और लगा देगा और हमको 3 दे देगा। तो ये इस तरीके से डिफाइन होता है, क्लियर। अब देखिए, अब जब हमने y x का ग्राफ सीखा था और y -x का ग्राफ सीखा था, वो यहाँ पर अब काम आने वाला है, देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर अब ऑर्डर्ड पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया था। ये देखिए हमने आइडेंटिटी फंक्शन सीखा था y x का ग्राफ था ये वाला, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर वही चीज है, fx x, ये y x ही तो है, लेकिन ये कहां से कहां तक है, ये सिर्फ 0 से बड़े के लिए। यहाँ पर हमने 0 से बड़े x के लिए देख लिया, 0 से छोटे x के लिए देख लिया, लेकिन 0 के लिए तो देखा ही नहीं। तो देखिए 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी इक्वलिटी लगा सकते हो, चाहे तो यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ पर लगाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 0 ही देगा भाई। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इक्वलिटी लगा दोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आपने 0 को डाला तो वो -0 देगा, तो -0 भी तो 0 ही होता है। और अगर आप यहाँ पर रखोगे तो जब आप 0 डालोगे तो वो 0 देगा, तो यहाँ पर भी आउटपुट हमारे पास 0 आएगा। तो ये इक्वलिटी आप कहीं पर भी लगा सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पर जो हमने ग्राफ देखा था, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देखा था, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था। ये हमने बनाया था -∞ से इनफाइनाइट के लिए, क्लियर। लेकिन अब जो ये y x है, अब जो इस मॉडुलस फंक्शन में y x है, ये कहां से कहां तक काम कर रहा है, ये सिर्फ 0 से बड़े में काम कर रहा है, मतलब राइट साइड में काम कर रहा है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो 0 से बड़े में ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो 0 से बड़े में हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे, और 0 से छोटे के लिए क्या है, 0 से छोटे के लिए हमारे पास -x है, मतलब 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे वाले x के लिए हमारे पास fx -x का ग्राफ काम करेगा। तो देखिए fx -x का ग्राफ कैसा था, ये वाला था। और हमको कौन सी रेंज में चाहिए, हमको 0 से छोटे में चाहिए, मतलब 0 से छोटे में ग्राफ ये वाला आएगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, इस तरीके से, 0 से छोटे के लिए ये वाला और 0 से बड़े के लिए ये वाला, ठीक है। और 0 पर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारे पास बनेगा V शेप में ग्राफ, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये x और ये y। अब यहाँ पर हमको ऑर्डर्ड पेयर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ऐसे समझ लिया, और इसीलिए मैंने आपको y -x का ग्राफ बताया था। मैंने आपको बोला था कि मॉडुलस फंक्शन को समझने में काम आएगा। तो हमारा जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, V शेप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जिसमें इसका और भी एप्लीकेशन आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यहीं से रिलेट करके बताऊंगा वो भी। चलिए, तो ये हो गया इसका ग्राफ, क्लियर। और देखिए यहाँ पर हमको दिख भी रहा है इसकी जो रेंज है वो 0 या उससे बड़ी आ रही है। देखिए ये जो ग्राफ है पूरा x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि सारी जो y की वैल्यूज है, जो fx की वैल्यूज है, वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, इंक्लूडिंग 0 से बड़ी सारी वैल्यूज इसकी रेंज में होगी, क्लियर। और ये जो एंगल होते हैं, ये एंगल 45 डिग्री होते हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वैसे तो, ठीक। और ये जो एंगल होता है इनके बीच का, ये 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर होती है दोनों, क्लियर। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप याद रख सकते हो। चलिए, तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो मैं पहले बोल चुका हूं आपको, क्लियर। तो इन ग्राफ्स को, जैसा कि मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूं, बना बनाकर जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी भी रिफर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख ली, ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़िएगा। वैसे तो मैंने हर एक चीज जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो आपको बता दी है अच्छे से, लेकिन फिर भी आप उस बुक को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है वो, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। थैंक यू।